अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने सादत हसन मंटो के अफसाने वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहते हैं। आज भी हम उनका एक अफसाना लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है चूहे दान। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना चूहे दान। शौकत को चूहे पकड़ने में बहुत महारत हासिल है। वो मुझसे कहा करता है ये एक फ़न है जिसको बाकायदा सीखना पड़ता है। और सच पूछिए तो जो जो तरकीबें शौकत को चूहे पकड़ने के लिए याद हैं उनसे यही मालूम होता है कि उसने काफ़ी मेहनत की है। अगर चूहे पकड़ने का कोई फ़न नहीं है तो उसने अपनी जहानत से इसे फ़न बना दिया। इसको आप कोई चूहा दिखा दीजिए, वो फौरन आपको बता देगा कि इस तरकीब से वो इतने घंटों में पकड़ा जाए और इस तरीके से अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करें तो इतने दिन लग जाएंगे। चूहों की नस्लों और उनकी आदात व अतवार का शौकत बहुत गहरा मुतालिया कर चुका है। उसको अच्छी तरह मालूम है कि किस ज़ात के चूहे जल्दी फंस जाते हैं और किस नस्ल के चूहे बड़ी मुश्किलों के बाद काबू में आते हैं। और फिर हर किस्म के चूहों को फांसने की 101 तरकीब शौकत को मालूम है। मोटे मोटे असूल इसने एक रोज़ मुझे बताए थे कि छोटी छोटी चूहियाँ अगर पकड़ना हो तो हमेशा नया चूहेदान इस्तेमाल करना चाहिए। चूहेदान की साख्त किसी किस्म की भी हो, इसकी कोई परवाह नहीं। ख्याल इस बात का रखना चाहिए कि चूहेदान ऐसी जगह पर ना रखा जाए जहां आपने चूहिया या चूहियाँ देखी थी। ट्रंकों के पीछे, अलमारियों के नीचे, कहीं भी जहां आपने चूहिया ना देखी हो चूहेदान रख दिया जाए और इसमें तली हुई मछली का छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाए। टुकड़ा बड़ा ना हो। अगर चूहेदान खट से बंद होने वाला है तो इसमें खास तौर पर बड़ा टुकड़ा नहीं लगाना चाहिए कि चूहिया अंदर आकर इस टुकड़े का कुछ हिस्सा कुतर कर बाहर चली जाएगी। टुकड़ा छोटा होगा तो वो इसे उतारने की कोशिश करेगी और यूं झटपट पिंजरे में कैद हो जाएगी। एक चूहिया पकड़ने के बाद चूहेदान को गर्म पानी से धो लेना चाहिए। अगर आप इसे अच्छी तरह ना धोएंगे तो पहली चूहिया की बू इसमें रह जाएगी जो दूसरी चूहियों के लिए खतरे का अलार्म का काम देगी। इसलिए इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, हर चूहे या चूहिया को पकड़ने के बाद चूहेदान को धो लेना चाहिए। अगर घर में ज्यादा चूहे चूहियां हों और इन सब को पकड़ना हो तो एक चूहेदान काम नहीं देगा। 3-4 चूहेदान पास रखने चाहिए जो बदल बदल कर काम में लाए जाएं। चूहे की जात बड़ी सियानी होती है। अगर एक ही चूहेदान घर में रखा जाएगा तो चूहे उससे खौफ खाना शुरू कर देंगे और उसके नजदीक तक नहीं आएंगे। बाज़ औक़ात इन तमाम बातों का ख्याल रखने पर भी चूहे चूहियां काबू में नहीं आती। इसकी बहुत सी वजहें होती हैं। बहुत मुमकिन है कि आपसे पहले जो मकान में रहता था उसने इसी किस्म का चूहेदान इस्तेमाल किया था जैसा कि आप कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उसने चूहे को पकड़कर बाहर गली या बाजार में छोड़ दिया हो और चंद दिनों के बाद फिर वापस घर आ गया। ऐसे चूहे जो एक बार चूहेदान में फंस कर फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएं, इस कदर होशियार हो जाते हैं कि बड़ी मुश्किलों से काबू में आते हैं। ये चूहे दूसरे चूहों को भी खबरदार कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपकी तमाम कोशिशें बेसूद साबित होती हैं और चूहे बड़े इत्मीनान से इधर उधर दौड़ते रहते हैं और आपका और आपके चूहेदान का मुंह चलाते रहते हैं। चूहे के बिल के पास तो चूहेदान हरगिज हरगिज नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि इतनी बड़ी चीज अपने घर के पास देखकर जो पहले कभी नहीं होती थी, चूहा फौरन चौकन्ना हो जाता है और उसको दाल में काला काला नजर आ जाता है। जब किसी हीले से चूहे ना पकड़े जाएं तो गिरदो पेश की फिजा का मुतालिया मुशाहिदा करके ये मालूम करना चाहिए कि आसपास के लोग कैसे हैं, किस किस्म की चीज़ें खाते हैं और उनके घरों के चूहे किस चीज़ पर जल्दी गिरते हैं। ये तमाम बातें मालूम करके आपको तजर्बे करना पड़ेंगे और ऐसी तरकीब ढूंढना पड़ेगी जिसके ज़रिए से आप अपने घर के चूहे गिरफ्तार कर सकें। शौकत चूहे पकड़ने के फ़न पर एक तवील लेक्चर दे सकता है, किताब लिख सकता है, मगर चूंकि वो तबान खामोशी पसंद है इसलिए इसके मुतल्लिक ज़्यादा बातचीत नहीं करता। सिर्फ मुझे मालूम है कि वो इस फ़न में काफ़ी महारत रखता है। महल्ले के दूसरे आदमियों को इसकी मुतल्लिक खबर नहीं।
अलबत्ता इसके पड़ोसी इसके यहाँ से कभी कभी चूहेदान आरियतन जरूर मंगाया करते हैं और उसने इस गर्ज के लिए एक पुराना चूहेदान मखसूस कर रखा है। पिछली बरसात की बात है, मैं शौकत के यहाँ बैठा था कि उसके पड़ोसी ख्वाजा अहमद सादिक साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस का बड़ा लड़का अरशद सादिक आया। मैंने जब उठकर दरवाजा खोला तो उसने कहना शुरू किया, इन कमबख्त चूहों ने नाक में दम कर रखा है। अब्बा जी से बारहा कह चुका हूँ कि जहर मंगवाइए उनको मारने के लिए, मगर इन्हें अपने कामों ही से फुर्सत नहीं मिलती और यहाँ हर रोज मेरी किताबों का सत्यानाश हो रहा है। आज अलमारी खोली तो ये बड़ा चूहा मेरे सर पर आन गिरा। तुम्हें क्या बताऊं, इन चूहों ने मुझे कितना तंग किया है। किसी किताब की जिल्द सलामत नहीं, बाज बड़ी किताबों की जिल्द तो इस सफाई से इन कमबख्तों ने कुतरी है कि मालूम होता है किसी ने आरी से काट दी है। मैं अरशद को शौकत के पास ले गया और कहा, अरशद साहब तशरीफ लाए हैं, चूहों की शिकायत लेकर आए हैं। अरशद कुर्सी पर बैठ गया और पेशानी पर से पसीना पूछ कर कहने लगा, शौकत साहब मैं क्या अर्ज करूं, अभी अलमारी की तमाम किताबें बाहर निकाल कर आया हूं, एक भी तो इनमें ऐसी नहीं रही जिस पर चूहों ने अपने दांत तेज किए हों। बावर्ची खाना मौजूद है, दूसरी अलमारियां हैं जिनमें हर वक्त खाने पीने की चीजें पड़ी रहती हैं। समझ में नहीं आता कि मेरी किताबें कुतरने में उनको क्या मजा आता है, यानी कागज और दफ्तरी भला कोई गिज़ा है? जी साहब, एक अंबार कुतरे हुए गत्ते और दुनके हुए कागजों का मैंने अलमारी से निकाला है। शौकत मुस्कुराया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के घर में चूहे हर रोज सेंध लगाते फिरे, ये कैसे हो सकता है? अरशद ने इस मजाक से लुत्फ न उठाया, इसलिए कि वो वाकई पर बहुत परेशान था। शौकत साहब, वो मामूली चूहे थोड़े हैं, मोटे मोटे संडे हैं जो खुले बंदों फिरते रहते हैं। मेरे सर पर एक आन पड़ा, खुदा की कसम अभी तक दर्द हो रहा है। शौकत और मैं दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। अरशद भी मुस्कुरा दिया। आप तो दिल लगी कर रहे हैं और यहाँ गुस्सा के मारे बुरा हाल हो रहा है। शौकत ने उठकर अरशद को सिगरेट पेश किया। अपने दिल का गुबार उसके धुएं के साथ बाहर निकालिए और मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अरशद ने सिगरेट सुलगाया और कहा, मैं आपसे चूहेदान मांगने आया था। अम्मी जान ने मुझसे कहा था कि शौकत के घर में मैंने 2-3 पड़े देखे हैं। शौकत ने फौरन नौकर को आवाज दी और उससे कहा, वो चूहेदान जो तुमने कल गर्म पानी से धोकर खूब साफ किया था, अरशद साहब के घर दे आओ और देखो, इनके नौकर से कहना कि इस अलमारी के नीचे इसको ना रखे जहां अरशद साहब अपनी किताबें रखते हैं। इस अलमारी से दूर कहीं भी इसमें मछली या तेल में तली हुई किसी चीज का टुकड़ा लगाकर रख दिया जाए। फिर अरशद से मुखातिब होकर कहा, आप भी अच्छी तरह सुन लीजिए, बाजार से अगर पकौड़े मिल जाएं तो एक पकौड़ा काफी रहेगा और जब चूहा पकड़ा जाए तो खुदा के लिए इसे मेरे घर के पास न छोड़ दीजिएगा। और बहुत जगह आपको मिल जाएगी जहां से वो फिर वापस ना आ सके। देर तक अरशद हमारे पास बैठा रहा। शौकत उसको मजीद हदायत देता रहा। जब नौकर चूहेदान उसके घर पहुंचाकर वापस आ गया तो उसने इजाजत चाही और चला गया। इस वाकये के 4 रोज बाद अरशद मेरे घर आया। मैं और वो चूंकि इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, इसलिए वो मेरे बेतकल्लफ दोस्त हैं। शौकत से उसका तारुफ मैंने ही कराया था। आते ही उसने इधर उधर देखा जैसे मुझसे कोई राज की बात तखलीए में कहना चाहता है। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाने आया हूँ, मगर यहाँ नहीं सुनाऊंगा, तुम बाहर चलो। ये कहकर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और बाहर ले गया। रास्ते में उसने मुझे अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। अजीबो गरीब कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। बाखुदा ऐसी बात हुई है कि मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। यानी किसे यकीन था कि इतनी जिद्दी और नफासत पसंद लड़की एक चूहेदान के जरिया से मेरे काबू में आ जाएगी। इसी चूहेदान के जरिया से जो उस रोज तुम्हारे सामने मैंने शौकत से लिया था। मैंने हैरत ज़दा होकर पूछा, कौन सी लड़की उस चूहेदान में फंस गई? लड़की ना हुई, चूहिया हो गई। आखिर बताओ तो सही, लड़की कौन है? अमा वही सलीमा जिसकी नफासत पसंदियों की बड़ी धूम है और जिसकी जिद्दी तबीयत के बड़े चर्चे हैं। मेरी हैरत और ज्यादा बढ़ गई। सलीमा? झूठ, खुदा की कसम, झूठ बोलने वाले पर लानत। और भला मैं तुमसे झूठ क्यों कहने लगा? यही सलीमा शौकत के दिए हुए चूहेदान के जरिया से मेरे काबू में आ गई और बखुदा ये मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि वो ऐसी आसानी से फंस जाएगी। मैंने फिर उससे हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन ये हुआ क्यों कर? तुम मुझे पूरी दास्तान सुनाओ तो कुछ पता चले।
चूहे दानों से भी कभी किसी ने लड़कियां फंसी हैं। बड़ी बेतुकी सी बात मालूम होती है मुझे। मैं सलीमा को अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे यहाँ इसका अक्सर आना जाना है। वो सिर्फ नफासत पसंद ही नहीं बल्कि बड़ी ज़हीन लड़की है। अंग्रेजी ज़बान पर उसे खूब अबूर हासिल है। 3-4 मरतबा उससे मुझे गुफ्तगू करने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने मालूम किया कि अदब और शेर के मुतल्लिक इसकी मालूमात बहुत वसी है। मुसव्वर भी है। पियानो बजाने में बड़ी महारत रखती है। उसकी ज़िद्दी और नफासत पसंद तबीयत के बारे में भी चूँकि मुझे बहुत कुछ मालूम है, इसीलिए मुझे अरशद की ये बात सुनकर सख्त ताज्जुब हुआ। वो तो किसी को खातर ही में लाने वाली नहीं। अरशद जैसे चुगत को इसने कैसे पसंद कर लिया, ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आता था। अरशद बेहद खुश था। उसने मेरी तरफ फतहमंद नज़रों से देखा और कहा, मैं सारा वाक़या सुना देता हूँ, उसके बाद किसी किस्म की वजाहत की ज़रूरत न रहेगी। किस्सा ये है कि परसों रात को अम्मी जान और अब्बा जान और दूसरे लोग सब सिनेमा देखने चले गए। मैं घर में अकेला था। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। आराम कुर्सी पर टांगे फैलाए लेटा यही सोच रहा था कि एक मोटा सा चूहा मुझे नजर आया। उसको देखना था कि मारे गुस्सा के मेरा खून खौलने लगा। फौरन उठा और उसको पकड़ने की तरकीब सोचने लगा। इसे हाथ से पकड़ना तो जाहिर है बिल्कुल मुहाल था। मैं किसी तरीके से इसको मार भी नहीं सकता था, इसलिए कि कमरे में बेशुमार फर्नीचर और ट्रंक वगैरह पड़े थे। मैंने शौकत के दिए हुए चूहेदान का ख्याल किया, जिससे 8 चूहे हम लोग पकड़ चुके थे। मगर शौकत की हिदायत के मुताबिक इसको गर्म पानी से धोना ज़रूरी था। मुझे कोई काम तो था नहीं और वक्त भी काफ़ी था। चुनाचे मैंने खुद ही समावार में पानी गर्म किया और चूहेदान को धोना शुरू कर दिया। अभी मैंने लोटे से गर्म पानी की धार उसकी आहनी तारों पर डाली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि सलीमा खड़ी है। मैंने कहा, आइए आइए। वो अंदर चली आई और कहने लगी, क्या कर रहे हैं आप? मैंने झीम कर जवाब दिया, जी चूहेदान धो रहा हूँ। वो बेख्तियार हंस पड़ी। चूहेदान धो रहे हैं? ये सफाई आखिर किस लिए हो रही है? कोई बड़ा चूहा इंस्पेक्शन के लिए तो नहीं आ रहा? ये सुनकर मेरी जीभ दूर हो गई और मैंने कहकहा लगाकर कहा, जी हाँ, एक बहुत बड़ा चूहा इंस्पेक्शन के लिए आना चाहता है। ये सफाई इसी सिलसिले में हो रही है। ये कहकर अरशद खामोश हो गया। इस पर मैंने उससे कहा, सुनाते जाओ, रुको नहीं, तुम्हारी दास्तान बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो फिर सलीमा ने क्या कहा? कुछ नहीं। मेरी बात सुनकर वो सहन ही में चौकी पर बैठ गई और कहने लगी, आप सफाई कीजिए, इस सफाई की इंस्पेक्शन मैं करूंगी। हाँ, ये तो बताइए, आज ये सब लोग कहाँ गए हैं? मैंने जवाब दिया, सिनेमा गए हैं। मैं बेकार बैठा था कि एक चूहा अपने कमरे में मुझे नजर आया। मैं क्या अर्ज करूं, हमारे घर में किस तरह बड़े बड़े मोटे संडे चूहे सेंध मारते फिरते हैं। मेरी किताबों का तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। अब उनके जुल्म सितम से मेरे अंदर एक इंतकामी जज्बा पैदा हो गया है। ये चूहेदान ले आया हूँ, इससे हर रोज 2-3 चूहे पकड़ता हूँ और उनको काले पानी भेज देता हूँ। सलीमा ने मेरी गुफ्तगू में दिलचस्पी जाहिर की। खूब खूब, लेकिन ये तो कहिए, काला पानी यहाँ से कितनी दूर है? मैंने कहा, बहुत दूर नहीं, कोतवाली के पास ही जो गंदा नाला बहता है उसको फिलहाल मैंने काला पानी बना लिया है। चूहों ने इस पर एतराज नहीं किया क्योंकि इस मोरी का पानी काला ही है। हम दोनों खूब हंसे। फिर मैंने लोटा उठाया और चूहेदान को ब्रश के साथ धोना शुरू कर दिया। जब छींटे उड़े तो मैंने सलीमा से कहा, आप यहाँ से उठ जाइए, छींटे उड़ रहे हैं। वैसे भी ये मेरी बड़ी बदतमीजी है कि मैं आपके सामने ऐसी गलीज चीज साफ करने बैठ गया। उसने फौरन ही कहा, आप तकलीफ ना कीजिए और अपना काम करते चले जाइए। छींटों के मुतल्लिक भी आप कोई फिक्र ना करें। जब मैंने चूहेदान अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया तो सलीमा ने पूछा, अच्छा अब आप ये बताइए कि इसको धोने की क्या जरूरत थी? बगैर धोए क्या आप इस जालिम चूहे को नहीं पकड़ सकते? मैंने कहा, जी नहीं। इससे पहले चूंकि इस चूहेदान में हम एक चूहा पकड़ चुके हैं और इसकी बू इसमें अभी तक बाकी है, इसलिए धोना जरूरी है। गर्म पानी से पहले चूहे की बू गायब हो जाएगी, इसलिए दूसरा चूहा आसानी के साथ फंस जाएगा। मेरी ये बात सुनकर सलीमा ने बिल्कुल बच्चों की तरह कहा, अगर चूहेदान में चूहे की बू रह जाए तो दूसरा चूहा नहीं आता? मैंने स्कूल मास्टरों का सा अंदाजा इख्तियार कर लिया। बिल्कुल नहीं, इसलिए कि चूहों की नाक बड़ी तेज होती है। आपने सुना नहीं,
आम तौर पर ये कहा करते हैं कि फलां आदमी की तो चूहे की नाक है, यानी उसके कुव्वते शामा बड़ी तेज है। समझे आप? सलीमा ने मेरी तरफ जब देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी बात इससे कह दी है, जिसको सुनकर वो बहुत मरऊब हो गई है। इसकी निगाहों में मुझे अपने मुतल्लिक़ कद्र व मंज़िलत की झलक नजर आई। उससे मुझे शय मिल गई। चुनांचे वो तमाम बातें जो मैंने शौकत से उस रोज़ सुनी थी, एक लेक्चर की सूरत में दोहराना शुरू कर दी। और वो, मैंने उसकी बात काट कर कहा, ये सब मुझे अफसाना मालूम होता है, तुम झूठ कहते हो। तुम भी अजीब किस्म के मुनकर हो, अरशद ने बिगड़ कर कहा। भाई कसम खुदा की, उसका एक एक लफ्ज सच है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें हैरत जरूर होगी, इसलिए कि मैं खुद बहुत मुतहय्यर हूँ। सलीमा जैसी पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की ऐसे फजूल बातों से मुतासर हो गई। ये बात मुझे हमेशा मुतहय्यर रखेगी। मगर बई हकीकत से तो इनकार नहीं हो सकता कि उसने मेरी ऊट पटांग बातें बड़े गौर से सुनी, जैसे मैं उसे दुनिया का कोई राज नहफ्ता बता रहा हूँ। वल्लाह, ये ज़हीन लड़कियां भी परले दर्जे की सादा लौ होती हैं। सादा लौ नहीं कहना चाहिए, खुदा मालूम क्या होती हैं। तुम उनसे कोई अकल की बात कहो तो बस बिगड़ जाएंगी। ये समझेंगी कि हमने उनकी अकल व दानिश पर हमला कर दिया है। और जब उनसे कोई मामूली सी बात कहो जिससे जहानत का दूर का ताल्लुक भी ना हो, तो वो ये समझेंगी कि इनकी मालूमात में इजाफा हो रहा है। तुम किसी फलसफादान और बाल की खाल उतारने वाली औरत से कहो कि खुदा एक है, तो वो नुक्ताचीनी शुरू कर देगी। अगर उससे ये कहो, देखो मैंने तुम्हारे सामने माचिस की डबिया से ये एक तीली निकाली है, ये हुई एक तीली, अब मैं दूसरी निकालता हूँ। मेज पर इन तीलियों को पास पास रख कर जब तुम इससे ये कहोगे, देखो अब ये दो तीलियां हो गई हैं, तो वो इस कदर खुश होगी कि उठकर तुम्हें चूमना शुरू कर देगी। ये कहकर अरशद खूब हंसा। मुझे भी हंसना पड़ा, इसलिए कि बात ही हंसी पैदा करने वाली थी। जब हम दोनों की हंसी कम हुई, मैंने उससे कहा, अब तुम अपनी बकाया कहानी सुनाओ और हंसी मजाक को छोड़ो। हंसी मजाक मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भाई? अरशद ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं तो इसमें हंसी मजाक ही में बातें कर रहा था, मगर वो बड़ी संजीदगी से सुन रही थी। हाँ, तो जब मैंने चूहे पकड़ने के असूल उसको बता दिए, तो और ज्यादा बच्चा बनकर उसने मुझसे कहा, अरशद साहब, आप तो फौरन चूहे पकड़ लेते होंगे। मैंने बड़े फख्र के साथ जवाब दिया, जी हाँ, क्यों नहीं। इस पर सलीमा ने बड़े इश्तियाक के साथ कहा, क्या आप इस चूहे को जो आपने अभी अभी देखा था मेरे सामने पकड़ सकते हैं? जाहिर है कि सलीमा का यह सवाल बहुत ही मुश्किल था, मगर मैंने फौरन ही जवाब दिया, अजी ये भी कोई मुश्किल बात है, यूं चुटकियों में मैं इसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सलीमा उठ खड़ी हुई, तो चलिए मेरे सामने उसे गिरफ्तार कीजिए। मैं समझती हूँ आप कभी इस चूहे को नहीं पकड़ सकेंगे। मैं ये सुनकर यूं ही मुस्कुरा दिया, आप गलत समझती हैं। 15 नहीं तो 20 मिनट में वो चूहा इस चूहेदान में होगा और आपकी नज़रों के सामने, बशर्ते कि आप इतने अरसे तक इंतजार कर सकें। सलीमा ने कहा, मैं 1 घंटे तक यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आप नाकाम रहेंगे। वक्त मुकर्रर करके आप चूहे को कैसे पकड़ सकते हैं? मैं उस वक्त अजीबोगरीब मूड में था। अगर कोई मुझसे ये कहता कि तुम खुदा दिखा सकते हो, तो मैं फौरन कहता, हाँ दिखा सकता हूँ। चुनाचे मैंने बड़े फखरिया लहजा में सलीमा से कहा, हाथ कंगन को आरसी के, मैं अभी आपको वो चूहा पकड़ के दिखाता हूँ, मगर शर्त बांधिए। उसने कहा, मैं हर शर्त बांधने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि हार आप ही की होगी। इस पर खुदा मालूम मुझ में कहाँ से जुर्रत आ गई। जो मैंने उससे कहा, तो ये वादा कीजिए कि अगर मैंने चूहा पकड़ लिया तो आपसे जो चीज़ मैं तलब करूँगा आप बखुशी दे देंगे। सलीमा ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है। चुनाचे मैंने कांपते हुए हाथों से चूहेदान में सुबह की तली हुई मछली का एक टुकड़ा लगाया और उसको अपनी किताबों की अलमारी से दूर सोफे के पास रख दिया। शर्त वर्त का मुझे उस वक्त कोई ख्याल नहीं था, लेकिन मैं दिल में ये दुआ जरूर मांग रहा था कि कोई ना कोई चूहा जरूर फंस जाए, ताकि मेरी सुरखुरी हो। न जाने किस जज्बा के मातहत मैंने गप हाँक दी। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि खामखा शर्मिंदा होना पड़ेगा। चुनाचे एक बार मेरे जी में आई कि इससे कह दूं, मैं तो आपसे यूं ही मजाक कर रहा था, चूहा 15 मिनट में कैसे पकड़ा जा सकता है? गांधी जी का सत्याग्रह ही होता तो इसे जब चाहे पकड़ लेते, मगर ये तो चूहा है। आप खुद ही गौर फरमाएं। मगर मैं इससे ये ना कह सका, इसलिए कि इसमें मेरी शिकस्त थी। ये कहकर अरशद ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और मुझसे पूछा,
کیا خیال ہے تمہارا اس داستان کے متعلق؟ میں نے کہا بہت دلچسپ ہے، مگر اس کا دلچسپ ترین حصہ تو بھی باقی ہے، جلدی جلدی وہ بھی سنا دو۔ کیا پوچھتے ہو دوست، وہ 15 منٹ جو میں نے انتظار میں گزارے ساری عمر مجھے یاد رہیں گے۔ میں اور سلیمہ کمرے کے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ خدا معلوم کیا سوچ رہی تھی، مگر میری بری حالت تھی۔ سلیمہ نے میری جیب گھڑی اپنی ران پر رکھی ہوئی تھی۔ میں بار بار جھک کر اس میں وقت دیکھ رہا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے، مگر پاس والے کمرے میں چوہے دان بند ہونے کی کھٹ نہ سنائی دی۔ 11 منٹ گزر گئے، کوئی آواز نہ آئی۔ 11:30 منٹ ہو گئے، خاموشی طاری رہی۔ 12 منٹ گزرنے پر بھی کچھ نہ ہوا۔ 12:15 منٹ ہو گئے، 12:30 ہوئے کہ دفعتاً کھٹ کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ چوہے دان میرے سینے میں بند ہوا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے میرے دل کی دھڑکن بند سی ہو گئی، لیکن فوراً ہی ہم دونوں اٹھے، دوڑ کر کمرے میں گئے اور چوہے دان کے تاروں میں سے مجھے جب ایک موٹے چوہے کی پھوتنی اور اس کی لمبی لمبی مونچھیں نظر آئیں تو میں خوشی سے اچھل پڑا۔ پاس ہی سلیمہ کھڑی تھی، اس کی طرف میں نے فتح مند نظروں سے دیکھا اور جھٹ پٹ اس کے حیرت سے کھلے ہوئے ہونٹوں کو چوم لیا۔ یہ سب کچھ اس قدر جلدی میں ہوا کہ سلیمہ چند لمحات تک بالکل خاموش رہی، لیکن اس کے بعد اس نے خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس وقت خدا معلوم میں کیسے موڈ میں تھا کہ ایک بار میں نے پھر اسی افراتفری میں اس کا بوسہ لے لیا اور کہا، اجی مولانا آپ نے شرط ہاری ہے، اور تیسری مرتبہ اس نے اپنے ہونٹ بوسے کے لیے خود پیش کر دی۔ جس طرح چوہا ہاتھ آیا اسی طرح سلیمہ بھی ہاتھ آ گئی۔ مگر بھائی میں شوکت کا بہت ممنون ہوں، اگر میں نے چوہے دان کو گرم پانی سے نہ دھویا ہوتا تو چوہا کبھی نہ پھنستا۔ یہ داستان سن کر مجھے بہت لطف آیا، لیکن افسوس بھی ہوا، اس لیے کہ شوکت اس لڑکی سلیمہ کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ دوستو، یہ تھا سعادت حسن منٹو کا افسانہ چوہے دان۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایسے ہی ایک اور افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔